तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें डीमन सोल सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सेकंड ब्रदर जो कि वहाँ पे बोल रहा होता है कि हेवन के अंडर और लकीली यंगर जनरेशन जो कि इसके इक्वल हो गए। और तभी हम एल्डर मो को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए वो भी बोलते हैं कि सच में सेक्ट लीडर मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है और उसने अपने सिर्फ सिंगल मूव से ही सेकंड यंग मास्टर को हरा दिया। और इधर एल्डर मो की बातें सुनने के बाद जो डीमन सोल सेक्ट का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है कि तो तुम सब ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि ये सिर्फ एक हार है और एक लोवेस्ट 3 सेक्ट का एक लोवेस्ट रैंक का डिसेबल जो कि तुम सभी को हरा दिया। सच में ये मेरे लिए काफी शर्म की बात है। और मेरे सेकंड सन आखिर तुम इसके बारे में क्या बोलते हो। और जिसके बाद सेकंड ब्रदर जो कि डरते हुए सेक्ट लीडर से बोलता है कि फादर मैं इस जजमेंट को आप पर ही छोड़ता हूँ। और जिसके बाद सेक्ट लीडर बोलता है कि क्योंकि तुम्हारा हाथ उसकी वजह से डैमेज हो गया है और तुम्हारा वो हाथ जो कि यूजलेस हो गया है और ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारी आर्म को ही क्रिपल कर देता हूँ। और जिसके बाद में हम थर्ड यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने फादर से बोलते हैं कि फादर प्लीज अब ऐसा मत कीजिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो सेकंड ब्रदर की लाइफ जो कि डिसेबल हो जाएगी। थर्ड यंग मास्टर की बात सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर होते हैं वो गुस्से में उससे बोलते हैं कि ओह तो तुम इतने रिलम में कदम रखने वाले हो और तुम्हारी फिजिकल बॉडी अब उतना ही मायने रखेगा और एक आर्म जो कि तुम्हारे ऐसा शरीर से काफी डिफरेंट है और तुमको क्या लगता है कि ये भयानक है तो ठीक है तुम अपने आर्म को रख सकते हो लेकिन तुमको 49 दिनों तक ब्रांडिंग यातना की सजा को सहन करना पड़ेगा और तुम्हें उस दर्द को अपनी चॉइस बनानी होगी। और जिस पर सेकंड यंग मास्टर जो कि अपने फादर की बात पर एग्री कर जाते हैं। और जिसके बाद सेक्ट लीडर बोलते हैं कि बहुत अच्छे मेरे बेटे होने का यही मतलब है और यदि तुम हार जाते हो तो आपको अपने परिणाम का भुगतान करना होगा तो अब जाओ। लेकिन तभी सेक्ट लीडर को कोई चिल्लाते हुए बोलते कि रुक जाइए। और जिसके बाद सेकंड और थर्ड यंग मास्टर भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सेक्ट लीडर का सबसे बड़ा बेटा आता है। और जिसके बाद सेक्ट लीडर से बोलता कि फादर सेकंड ब्रदर की हारने की वजह ये है कि उन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ की गैप थी और इसीलिए वो दोषी नहीं है और जिसकी वजह से उसे पनिश किया जाना नहीं चाहिए। और जिस पर सेक्ट लीडर जो कि अपने बड़े बेटे से बोलते हैं कि लेकिन वो 3 लोवेस्ट सेक्ट के सबसे लोवेस्ट सर्वेंट डिसेबल से हार गया है तो आखिर इसके बारे में क्या। और जिस पर फर्स्ट यंग मास्टर जो कि सेक्ट लीडर से बोलते हैं कि कभी भी एक ट्रू हीरो को उनके स्टेटस से जज नहीं किया जा सकता, चाहे वो व्यक्ति एक सर्वेंट ही क्यों ना हो। स्ट्रॉन्गेस्ट तो स्ट्रॉन्गेस्ट ही होता है और किसी स्ट्रॉन्गर से हारना ये सिंपल नहीं है। और इसके अलावा हम डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाने वाले हैं और हमें हर उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें मिल सकता है। और अगर सेकंड ब्रदर जो कि पनिशमेंट के दौरान में वो ज्यादा अगर इंजर्ड हो जाता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और आखिर तब उसका जगह कौन लेगा। और अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो हम 3 मिडिल सेट से लोवेस्ट रैंक में आ जाएंगे और जिसके बाद डीमन स्कैमिंग सेट को इस चीज का मौका मिल जाएगा और उस पर्सन की पावर। और जैसा कि एल्डर मो ने अभी इस बात को डिस्क्राइब किया, फादर आपको इस चीज को काफी क्लियर से समझना होगा। और उसके पास 3 मिडिल सेक्ट्स के एक जीनियस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन है और उसके स्टेटस ये इस चीज को डिटरमाइन नहीं करती। और जिसके बाद में हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि फर्स्ट यंग मास्टर की बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर बोलते हैं कि तो ठीक है अभी आने वाली डबल ड्रैगन गैदरिंग के कारण तुम्हारी पनिशमेंट को पोस्टपोन किया जाता है और गैदरिंग के बाद मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेस पर जज किया करूंगा। और जिस पर सेकंड यंग मास्टर जो कि अपने फादर को थैंक यू बोलते हैं। और जिसके बाद सेक्ट लीडर जो कि अपने बड़े बेटे से बोलते हैं कि हाँ तो एल्डेस्ट सन तुम उस सर्वेंट के बारे में क्या सोचते हो जो डीमन स्कैमिंग सेक्ट में अभी भी उभर के आया है। और जिस पर एल्डेस्ट सन बोलता है कि एक्सीलेंट ओपोनेंट है, ऐसा लगता है कि इस बार का डबल ड्रैगन गैदरिंग काफी अच्छा होने वाला है। जिसके बाद सेक्ट लीडर वहां से जाते हुए बोलता है कि इस गैदरिंग के लिए मैं तुम लोगों से टॉप 3 सेक्ट में प्रवेश करने की उम्मीद नहीं रखूंगा, केवल ये आशा है कि मिडिल 3 सेक्ट के भी हमारे स्टेटस बनाए रख सके। और डीमन स्कैमिंग सेक्ट जो कि अभी बढ़ने की राह में है तो ऐसा मुझे लगता है कि एक ना एक तो गिरेगा ही। और जिस पर एल्डेस्ट सन जो कि बोलता है ऐसा लगता है कि फादर किसी अन्य की तुलना में अधिक जागरूक है और उस सर्वेंट डिसेबल को कम नहीं आंक रहे हैं। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक गुफा के बाहर खड़ा होकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर मैंने अपने सेकुलरिज्म ट्रेनिंग को ऑलरेडी खत्म कर दिया है और मुझे काफी हैरानी हो रही है कि आप इतना लंबा समय लगा रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि किसी का इंतजार नहीं करती। और ये हम केव के अंदर वाले बंदे को देखते हैं जो कि स्माइल देते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप पहले ही इतने एंगेज हैं और वेस्टर्न लैंड का सबसे अच्छा टायरेंट और प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़ दे। और सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे थोड़ी समय और चाहिए ताकि मैं अपने आप को होस्ट कर सकूं। और जिस पर ये सीनियर ब्रदर जो कि अपने जूनियर ब्रदर से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने बड़े भाई को भड़का रहे हो। और तभी उस केव के अंदर से खतरनाक ऑरा रिलीज होती है जिसे देखकर जो सीनियर ब्रदर होता है वो काफी शॉक हो जाता है। और ये ऑरा एक फायर की होती है जो कि सीनियर ब्रदर की होते हुए गुजरती है। और जिसके बाद में हम देखते हैं सीनियर ब्रदर को जो कि काफी टेंशन में होता है और सोच रहा होता है कि तो क्या ये जूनियर ब्रदर की डिवाइन फायर इंटेंट है। और फाइनली उसने इसे सोल से फ्यूज कर दिया है। सच में एक मॉन्स्टर पावर है। सच में इसके बारे में अब जब मैं सोचता हूँ तो ये लड़का वेस्टर्न स्टेट का टॉप जीनियस बन जाएगा और ऐसा लगता है कि वो दिन पहले ही आ गया है। और जिसके बाद हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है आखिर वो फ्लेम डीमन कहाँ है और आखिर वो लड़का कैसे भाग सकता है। और जिस पर ये लड़की बोलती कि एल्डर क्वेंग आखिर आपको क्या लगता है। और फ्लेम डीमन के सीनियर ब्रदर ने अपने आप को काफी उबाऊ पाया इसीलिए उसके साथ खेलने के लिए चले गए। और आप इस चीज का चिंता ना करें, वो लोग गैदरिंग को मिस नहीं करेंगे क्योंकि वो
बच्चे नहीं है और वो लोग अपने लिमिट्स को जानते हैं। और जिस पर ये एल्डर चिल्लाते हुए बोलते कि क्या लिमिट्स, उसके पास कोई भी लिमिट्स नहीं है और ये पहली बार नहीं है जो इसने किया है। और तभी बेड के पीछे एक और बंदा होता है जो कि एल्डर से बोलता है कि एल्डर आप चिंता ना करें क्योंकि ब्रदर यान इस बार नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वेस्टर्न स्टेट का एक जीनियस अफेयर हुआ है और ब्रदर यान जो कि उसे मिस नहीं करेंगे। और इसी के साथ हमें हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है क्विलिंग और गैंगर को जो कि ज़ुपेन की उस हरकत को याद कर रहे होते हैं। और जिसके बाद क्विलिंग बोलता है कि स्टीवर जू आप सिर्फ वेट कीजिए, हम कुछ भी के लिए नहीं मरने वाले हैं। और हम इधर दोनों बाप बेटे को देखते जो कि काफी गुस्से में होते हैं और सभी लोग जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सच में ज़ुपेन का तरीका काफी क्रूर है, अगर हम हिलना बंद कर देंगे तो हम मारे जाएंगे। और तभी क्विलिंग जो कि गैंगर से बोलते कि गैंगर क्या तुम रुकने वाले हो। और इधर हम गैंगर को देखते हैं जो कि रोने लगता है क्योंकि काफी थक गया होता है और वो रोते हुए अपने बाप से बोलता है कि डैड यह मेरी कल्टीवेशन के बिना 10 दिन हो गया है और मैं इस चीज को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, मैं आराम करना चाहता हूँ। और अब मुझे पता चला कि मृत्यु से भी बदतर जीवन क्या होती है। और जिस पर क्विलिंग गैंगर से बोलता है कि अगर तुम रुकोगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें चलते रहना चाहिए। और तुमने उस चीज को खुद देखा कि उसके साथ क्या होता है। और वेनरेबल यांग जो कि इन सभी पर नजर रख रहे होते हैं। और जिसके बाद वेनरेबल यांग ज़ुपेन से बोलते कि ज़ुपेन का ये बस नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और अगर इस तरह से लोग मरते रहेंगे तो जाने से कोई मतलब नहीं है। और जिस पर ज़ुपेन जो कि वेनरेबल यांग से बोलता है कि वेनरेबल यांग आप इस चीज के बारे में ना सोचें, अगर ऐसा होता तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा और मैं इसके द्वारा अंत तक रहूंगा और इन्हें तब तक सहन करने दूंगा जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुंच जाते। और मरने वाले सारे लोग जो कि कमजोर थे। और जिस पर वेनरेबल यांग बोलता है कि वो लोग मोटल के अलावा कुछ भी नहीं है और ये लोग काफी लंबे समय से तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और सच में वो सभी लोग अपने लिमिट्स पे पहुंच चुके हैं और शायद उन्हें एक ब्रेक देना चाहिए। जिस पर ज़ुपेन बोलते कि क्या आप श्योर हैं। और वैसे भी डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि काफी नजदीक आ चुका है और ज़ुपेन की इस बात पर तीनों वेनरेबल काफी सोच में डूब जाते हैं कि आखिर का क्या मतलब है और क्या वो कोई और ट्रिक खेल रहा है। और जिसके बाद वेनरेबल यांग जो कि ज़ुपेन से बोलते कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, हमें आधे दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। और इस पर ज़ुपेन बोलते कि ठीक है हम इसे आपके तरीके से ही करते हैं और आखिर अगर हम वहाँ पर आराम करेंगे तो कैसा रहेगा। और हम देखते हैं कि जंगल के बीच में एक विलेज होता है और जिसके बाद ये सभी लोग उस विलेज के एक होटल में जाते हैं जहाँ पर वेनरेबल यांग ज़ुपेन से बोलते हैं कि ये हमारे रुकने के लिए ठीक नहीं होगी। जिस पर ज़ुपेन बोलता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, बस हम यहाँ पर थोड़ी सी आराम करने वाले हैं। और जिसके बाद ज़ुपेन उस जगह को चेक करता है, जिसके बाद ज़ुपेन बोलता है कि ये जगह काफी स्ट्रेंज लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सब डेमोनिक कल्टीवेटर्स की हैंडवर्क है और ये सब ऐसा कुछ लगता है कि ये सब हाल ही में हुआ है। और फर्नीचर के स्टेटस को देखते हुए ऐसा लगता है कि 1 महीना या आधे महीने का काम है। और जिस पर वेनरेबल यांग बोलते कि मैं सिर्फ आशा करता हूँ कि वो लोग यहाँ पर नहीं है। और जिसके बाद ज़ुपेन बोलता है कि अगर वो लोग हमारे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे। और जिसके बाद ज़ुपेन जो कि वहाँ पर रखी वाइन के डिब्बे को उठाता है और तीनों वेनरेबल से बोलता है कि जब तक हमारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे तब तक हम इस चीज को पियेंगे। और जिसके बाद हम सारे लेबर्स को देखते हैं जो कि ज़ुपेन को काफी घूर कर देखते हैं, लेकिन तभी ज़ुपेन बोलते कि ज्यादा टेंशन मत लो, तुम लोगों ने पहले टेस्ट को ओवरकम कर लिया है, इसीलिए सभी लोग चीयर्स करो। और जिसके बाद हम सारे लोग को देखते हैं जो कि वहाँ पर वाइन पीने लगते हैं, काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। और कुछ देर के बाद ज़ुपेन उन सभी से बोलता कि तो चलो अब जाने का समय हो गया है। और तभी क्विलिंग को एक झटका लगता है, हम देखते हैं कि सारे लोग फिर से स्टक हो गए होते हैं। और जिस पर वेनरेबल यांग ज़ुपेन को देखते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जिस पर कि ज़ुपेन एक क्रीपी से स्माइल देते हुए बोलता है कि तो क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया कि अगर आप एक बार ज़ोंबीज़ पिल लेते हैं तो आपको एक जगह पर स्टक नहीं रहना चाहिए, आपको हिलते रहना चाहिए। और अब जब तुमने अपने पैरों को आराम दे दिया है तो तुम लोग वापस वहीं पर आ गए हो जहाँ से तुम लोग स्टार्ट किए थे। और इस पर गैंगर बोलता है कि मास्टर आपने हम लोगों को धोखा दिया है। और जिस पर ज़ुपेन बोलते कि देखो यार ये मैं नहीं था, ये वेनरेबल्स थे जो कि तुम्हें आराम देना चाहते थे और मैंने तुम सभी को वार्निंग भी दिया था लेकिन तुम लोगों ने सुना। और इधर वेनरेबल यांग जो कि चिल्लाते हुए ज़ुपेन से बोलते हैं कि देखो तुम मुझे इस चीज का ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि ये तुम्हारा ही प्लान था। और जिस पर क्विलिंग बोलता है कि हाँ ये आप ही थे जो कि हम लोगों को रुकने के लिए बोले थे और सच में हम लोग को नहीं लगा था कि हम लोग स्टार्टिंग में ही बाउंस बैक कर जाएंगे और सच में आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और जिस पर ज़ुपेन बोलते हैं कि हाँ मैंने ऐसे जानबूझकर किया है तो तुम लोग क्या कर लोगे। और ज़ुपेन की ये बात सुनकर सारे लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं, अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अगर हम सभी के हाथ में अगर अभी तलवार होता है, अगर हम मूव कर पाते तो हम सभी आपके सर को काट देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ुपेन के पीछे से कोई उस पर अटैक करता है, लेकिन ज़ुपेन जो कि अपनी अंगुली की मदद से उसकी स्वॉर्ड की नोक को पकड़ लेता है। और जिसके बाद ज़ुपेन जो कि उसे काफी दूर फेंक देता है जो कि दीवार तोड़ते हुए काफी दूर जाके गिरती है। और ज़ुपेन जो कि उसकी वेपन को ले लिया होता है, जिसे देखकर ज़ुपेन बोलता है कि एक 6th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन, इसे काफी अच्छा बनाया गया है। और इधर हम ज़ुपेन और वेनरेबल यांग को देखते हैं जो कि उस लड़की को काफी गुस्से से देख रहे होते हैं, जिस पर कि ज़ुपेन बोलता है कि सच में ये वेपन काफी अच्छा है लेकिन इसका ओनर इसमें फेल हो गया। और जिसके बाद ज़ुपेन उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। और जिसके बाद में हम इस लड़की को देखते हैं जो कि काफी जख्मी हो चुकी होती है। और इसी के साथ में ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।